जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग पोइट्री सेक्शन का बच्चे चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चे इस चैप्टर का टाइटल दिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, तो बच्चे जैसा कि चैप्टर का टाइटल दिया गया है, देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पत्तियों के गिरने की बात हो रही है ना। लेकिन कहा जाता है ना कि जब कोई पोइट किसी चीज को जब लिखता है ना, तो उसके वो लिखते कुछ और, बल्कि उसके जो मतलब निकलते हैं वो कुछ और होते हैं। बच्चे बिल्कुल ऐसा ही आज के इस पोएम में भी देखा गया है। ओके, तो बच्चे प्यारा गुड मॉर्निंग आप सभी को। भाई जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए। बच्चे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक बच्चे आपके क्लास में ना क्रैश कोर्स के बच्चे अभी तक 2 क्लास आपको करा दिए गए हैं। और जहां तक 2 क्लास आपने किया है तो आई होप कि आपने उसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा। क्योंकि हम बच्चे बार बार रिवीजन पे इतना जोर क्यों देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे, रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, तो आई होप कि बिल्कुल बच्चे आपको वीवीआई समरी भी बता देंगे बच्चे, ठीक है। जैसे अभी आपका प्रो सेक्शन कंप्लीट होगा तो प्रो सेक्शन का जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी होगा ना, वही आपको हम बताएंगे। सब नहीं बताएंगे, बस जो एकदम एग्जाम में लिंक रहेगा उसी को बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो अभी बच्चे फिलहाल आप अपना जो फोकस है वो आप यहां बना के रखिए। बिल्कुल बच्चे 95 नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, हम भी तो यही चाहते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बच्चे यहां देखिए, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बच्चे जैसा कि चैप्टर दिया गया है, आज बच्चे तीसरा क्लास है क्रैश कोर्स का, है ना। तो तीसरे क्लास में बच्चे आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो गया जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। और इमेज से जो सामने बच्चे आपके जो इमेज दिखाए गए, इमेज से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना कि ये जो है एक पेड़ है और यहां से पत्तियां नीचे गिर रही है ना। और बात तो कंफर्म होती है, जब पेड़ पे पत्तियां होंगी तो नीचे तो जाएंगे ना, गिरेंगे ही, टूटेंगे ही, पीला भी पड़ेगा पेड़, है ना। वो उसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी। जब हरी होती है तो नहीं गिरती हैं, जब पीली पड़ जाती हैं तो धीरे धीरे फिर सूख जाती हैं, सूखने के बाद फिर नीचे गिर जाती हैं, है ना। तो ऐसा इस टाइटल का मतलब है कि अब पत्तियां तेजी में झड़ रही हैं, ठीक है। पत्तियां तेजी में झड़ रही हैं। लीव्स का मतलब हो गया बच्चे यहां पत्तियां, क्या हो गया, पत्तियां। लीव्स का मतलब यहां हो गया पत्तियां। ओके, फॉलिंग का मतलब, फॉल का मतलब होता है गिरना। तो पत्तियां अब गिर रही हैं, कैसे, तो कहता है फास्ट, मतलब तेजी से। ओके, पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, लेकिन राइटर के कहने का मतलब कुछ और ही है। यहां एक पेड़, उसकी पत्तियों को ना सिंबलाइज किया गया है, उसको रिलेट किया गया है इंसान के लाइफ के साथ में। ओके बच्चे, इंसान के लाइफ के साथ में इसको कनेक्ट किया गया है। और वैसे भी जो कवि लोग होते हैं ना, जो कवि लोग होते हैं, उनके कहने का अंदाज ही कुछ और होता है, लिखते कुछ और है, मतलब कुछ और ही निकलता है। तो बच्चे इस चैप्टर के जो कंपोजर है वो कौन है, W.H. ऑर्डन। ओके, मतलब इनका पूरा नाम है विंस्टन ह्यूज ऑर्डन, ठीक है। लेकिन बच्चे एग्जाम में इनके पूरे नाम को नहीं पूछा जाता है, अगर जब भी लिखा रहेगा तो W.H. ऑर्डन ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब हमें एग्जाम में कैसे याद रखना है इस चैप्टर के कंपोजर कौन है, तो बच्चे यहां पर हमको एक ट्रिक रख लेना है। कैसे, तो ऐसे देखिए, चैप्टर का टाइटल इतना लंबा है लेकिन हमको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए बच्चे, यहां पर एक कॉमन सा वर्ड कौन हो गया, फास्ट हो गया, है ना। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेजी से होता है। ओके, तेज भी होता है। और इनके नाम में एक वर्ड देखिए कॉमन सा छिपा हुआ है, ऑडी। क्या छिपा हुआ है, ऑडी। तो हम याद रखेंगे कि जो ऑडी गाड़ी है ना, ऑडी जो गाड़ी है बहुत तेज है। ऑडी जो गाड़ी है वो बहुत फास्ट है, वो बहुत फास्ट है। तो ऐसे अगर हम याद रखेंगे एग्जाम में ना, कि अगर हमसे पूछा क्वेश्चन कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय व्हिच ऑफ दीस राइटर्स, इन 4 में से किनका लिखा हुआ है, तो 4 में से एक नाम तो पक्का है कि W.H. ऑर्डन जरूर लिखा रहेगा, बाकी 3 गलत ऑप्शन रहेगा, लेकिन एक तो सही रहेगा ना। तो जब एक सही रहेगा तो बस हमको मैच कर देना है। क्या भाई, तो भाई फास्ट कौन है, यहां देखेंगे फास्ट कौन है, तो यहां पर लिखा रहेगा ऑडी। तो बस कनेक्ट किया, आंसर टिक आउट हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए तो बच्चे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर राइटर कौन हो गए, W.H. ऑर्डन हो गए हैं, यही हैं W.H. ऑर्डन साहब। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं W.H. ऑर्डन साहब के बारे में, थोड़ा सा उनका डिटेल्स पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था बच्चे, तो मेनली याद रखिएगा 1907 और 1973 इनका बॉर्न और डेथ यहां पर दिया गया है। ऐसे तो 12th क्लास में जो डेट ऑफ ये जो होता है ना, DOB, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, मतलब जन्मदिन और इनका मृत्यु का दिन, ये 12th के क्लास में ऐसे क्वेश्चन तो पूछे एकदम ना के बराबर चांस होता है इनके जन्मदिन और मृत्यु दिन का पूछना। लेकिन फिर भी बच्चे जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा बॉर्न और डेथ की चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर से पूछ देता है कि कौन से राइटर का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था, ये इंग्लिश में उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहां हुआ था ये जरूर पूछा जाता है। बच्चे याद रखिएगा, मेनली आपके 12th क्लास में जो भी राइटर्स हैं वो लगभग या तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं या तो फिर वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं।
एक दो ऐसे हैं जो एक ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एक जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक मतलब ऐसे हैं, लेकिन बाकी लगभग जो लोग हैं ना वो या तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं या तो अमेरिका से। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि W.H. ऑडेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इसका मतलब ये एक ब्रिटिश पोएट भी है, ये एक ब्रिटिश पोएट भी कहलाएंगे, नोट करके चलिएगा बच्चे। इंग्लैंड में जन्म होने का मतलब ये एक ब्रिटिश पोएट भी कहलाएंगे। और बाद में जब ये बड़े हुए ना तो ये अपने बर्थ प्लेस से ये शिफ्ट हो गए थे, और शिफ्ट होकर के कहां जाके सेटल हो गए, तो ये जा करके सेटल्ड हो गए कहां, अमेरिका में, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको अमेरिकन पोएट भी कहा जाएगा, है ना, इस हिसाब से इनको अमेरिकन पोएट भी कहा जाएगा। अब जब तक ब्रिटेन में थे, जब तक इंग्लैंड में थे, तब तक ब्रिटिश पोएट कहलाए। उसके बाद अमेरिका में जाके जब ये सेटल्ड हो गए परमानेंटली, तब कैसे कहलाएंगे, तब फिर ये अमेरिकन पोएट भी कहलाएंगे, है ना। इसका मतलब इनकी कविताओं को दो पार्ट में रखा गया होगा, ब्रिटिश फेज में और अमेरिकन फेज में, है ना। तो कुछ कविताएं ब्रिटिश पोएट पोएम कहलाएंगी, कुछ कविताएं इनकी, है ना, अमेरिकन पोएम कहलाएंगी। तो बच्चे अभी हमको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। यहां से बात हमको पता चली कि इनका जन्म भले इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन बाद में ये अमेरिका में सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये ब्रिटिश पोएट भी कहलाएंगे और ये अमेरिकन पोएट भी कहलाएंगे। अब इनका रिकॉग्निशन मतलब इनकी पहचान, W.H. ऑडेन को पहचान के रूप में अगर देखा जाए ना, मतलब ये जो फेमस हुए थे वो किस तौर से फेमस हुए थे, तो कहा जाता है ही वोन द पुलित्जर प्राइज। बच्चे ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव होता है, इसको नोट करते चलिएगा, जहां जहां बच्चे अंडरलाइन करेंगे आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ही वोन द पुलित्जर प्राइज, इनको पुलित्जर प्राइज मिला था कब, 1948 में, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड मिला था, ठीक है। किस चीज के लिए अवार्ड मिला था, तो इनके अपने कलेक्शन के लिए, मतलब संग्रह के लिए, मतलब अब किसका संग्रह, तो कविताओं का संग्रह, ठीक है ना। कविता का जो संग्रह होता है ना, जो किताब तैयार होता है उस किताब के लिए। तो उस संग्रह का नाम क्या था, तो उस संग्रह का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम था, द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी इतनी फेमस इनकी फेमस कलेक्शन थी ना, 1948 में इनको यही किताब इनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिलवाया। अब यहां से अगर बिहार बोर्ड को क्वेश्चन करना हो तो क्या क्या कर सकता है, यही कर सकते हैं ना कि पुलित्जर प्राइज अवार्ड किनको मिला था, तो W.H. ऑडेन को मिला था, ऐसे पूछ सकता है। पुलित्जर प्राइज अवार्ड W.H. ऑडेन को मिला था, तो कब मिला था, तो 1948 में मिला था। अच्छा, किस चीज के लिए मिला था, तो द एज ऑफ एंजाइटी नाम की जो बुक है उसके चलते मिला था, है ना। आगे देखिए बच्चे, इनको कहा जाता है, ही इज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, तो 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के 20वीं सदी के इनको विगरस पोएट कहा जाता है। विगरस पोएट का मतलब क्या होता है, विगर का मतलब होता है जोश, और विगरस का मतलब जोशीला, मतलब उत्साही, है ना। तो इनको विगरस पोएट कहा जाता है, मतलब इनको उत्साही कवि कहा जाता है, मतलब जोशीला कवि कहा जाता है। ये अपने कविताओं से लोगों में ना जोश डालने का काम करते हैं। मतलब जो इंसान अगर ना यूं कहें, तो अगर कोई इंसान अगर टूटा पड़ा है, बिखर गया अपने लाइफ में, डिप्रेशन में चला गया है, तो इनकी कविता को पढ़ करके वापस वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकता है, मतलब लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इनको विगरस पोएट कहा जाता है। और ये साथ ही साथ ये एक ड्रामेटिस्ट भी हैं, ओके। ये एक प्ले राइट भी, बच्चे ड्रामेटिस्ट बोले चाहे प्ले राइट बोले, दोनों का मतलब सेम होता है, नाटककार। क्या होता है, नाटककार होता है, ठीक है। ड्रामेटिस्ट का मतलब जो होता है वही मतलब प्ले राइट का भी होता है। ये एक क्रिटिक भी हैं, ये एक आलोचक भी हैं। आलोचक वर्ड हमने आपको समझाया था पिछले क्लास में कि चीजों पर अपना कमेंट देना कि कौन चीज अच्छा है कौन चीज बुरा है, उसको बोलते हैं आलोचक बोलते हैं, है ना, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को। ट्रांसलेटर भी हैं ये अनुवाद करने वाले भी हैं ये, ठीक है। एंड एडिटर, और ये एक संपादक भी है, मतलब चीजों को एडिट भी करने का काम करते थे। तो मेनली बच्चे आपका जो VVI पॉइंट है वो आपका यहां पर है, कहां पर, यहां पर। ये एक विगरस पोएट कहलाता है। अभी तक हमने दो चैप्टर पढ़ाया आपको। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो चैप्टर के जो राइटर थे वो कौन थे, जॉन डन, और जॉन डन को कहा गया था मेटाफिजिकल पोएट, ओके। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के राइटर कौन थे, वॉल्ट विटमैन, उनको कहा गया था पीपल्स पोएट। और आज के हमारे जो पोएट हैं W.H. ऑडेन, इनको कहा गया है विगरस पोएट। बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको अच्छे से समझिए। अगर पूछे कि ये कौन सी सदी के राइटर हैं चाहे पोएट हैं, तो बच्चे यहां पर इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं बच्चे। लगभग ना रेनबो पार्ट में जितने भी ऑलमोस्ट राइटर्स हैं वो लगभग 20th सेंचुरी के ही राइटर्स रहे हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमको यहां से पता चल गई है। ये सब बच्चे आपके एकदम VVI ऑब्जेक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बच्चे, एक स्पेशल नोट लिखा गया। नोट का मतलब क्या बोला गया, सुनिएगा। पोएट्री टू हिम, पोएट्री मतलब कविता लिखना, किनके लिए, हिम का मतलब W.H. ऑडेन, ठीक है। W.H. ऑडेन जो कवि हैं उनके लिए कविता लिखना was a serious game। वैसे तो बाकी जो कवि होते हैं उनके लिए भी तो उनका पैशन होता है ये कविता लिखना, लेकिन W.H. ऑडेन साहब के लिए कविता लिखना कोई एक मामूली बात नहीं थी। ये जब कविता लिखने बैठते थे ना एकदम बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर के, तो इनके लिए कविता लिखना कोई मजाक नहीं था, इनके लिए कविता लिखना बहुत ही गंभीर मुद्दा था।
तो इनके लिए कविता लिखना क्या था, एक सीरियस गेम के बराबर होता था। कैसे कोई चेस खेलते हैं तो कितना सीरियस हो जाते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं कब कौन घोड़ा चलेगा हाथी चलेगा, वैसे ही इनके लिए पोइट्री लिखना एक सीरियस गेम के बराबर था। जैसे अपना सारा फोकस लोग लगा देते हैं एकदम गेम पर कि हमको जीतना है, हैव टू विन, वैसे ही इनको कविता लिखने के टाइम में ऐसा फील होता था। तो इनको बच्चे, इनके लिए कविता लिखना एक सीरियस गेम के बराबर था। आगे कहते हैं कि ऑर्डेंस वर्क, ऑर्डेन साहब की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी रचनाएं हैं, आर डिवाइडेड, उन सब को बांटा गया है, उन सब को बांटा गया है। मान लेते हैं कि अगर ये 100 कविता लिखे हैं तो 100 को बांट दिया गया है। इसमें 2 फेज में, एक ब्रिटिश फेज में और दूसरा अमेरिकन फेज में। मतलब इनकी बहुत सारी कविताएं जब तक ये इंग्लैंड में थे तो ब्रिटिश फेज वाली कविताएं कहलाएंगी, और जब बाद में अमेरिका में जाके सेटल हो गए है ना, तो उस वक्त की कविताएं कहलाएंगी अमेरिकन फेज वाली कहलाएंगी, है ना। तो ये बच्चे यहां पर आप लोग इसको देखते चलिएगा। ये 1939 से पहले ही इंग्लैंड को छोड़ दिए थे, बिफोर 1939, याद रखिए बच्चे, ये 1939 से पहले ही इंग्लैंड को छोड़ करके अमेरिका में चले गए थे। तो इनकी कविताएं 2 फेज वाली कविताएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, और बच्चे याद रखिएगा आज की हमारी जो पोएम है ना, कौन सी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये एक अमेरिकन फेज की कविता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कविता है, वो पूछेगा कौन से फेज की कविता है, जब ये इंग्लैंड में थे तब लिखे थे या फिर जब अमेरिका में सेटल हो गए थे तब लिखे थे, तो कहिएगा कि ये एक अमेरिकन फेज की कविता है। ठीक है, ये एक अमेरिकन फेज की कविता है। ठीक है, चलिए, नहीं बच्चे 1948 में मिला था, ये बुक में दिया हुआ है साफ साफ 1948 में मिला था। ओके, आगे बढ़ते हैं, थीम ऑफ द पोएम। अब आज की कविता का बच्चे जो थीम है वो क्या लिखा हुआ है, देखिए वो थीम क्या लिखा हुआ है। कहता है ये द प्रेजेंट लिरिक पोएम, ये जो प्रस्तुत कविता है, ये जो प्रस्तुत कविता है ये इनेक्ट करती है, मतलब ये दर्शाती है, ये उजागर करती है, दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तो फ्रस्ट्रेशन को दर्शाती है। फ्रस्ट्रेशन समझते हैं ना, नहीं होता, इंसान एकदम हताश हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, तो इंसान जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें इनहेरेंट, मतलब वो पहले से ही होता है उसके बॉडी में। इंसान की जिंदगी में ये जो फ्रस्ट्रेशन नाम का चीज है, ये जो हताश नाम की जो चीज है, इंसान हताश हो जाता है ना, एकदम टूट जाता है, तो ये जो चीजें हैं वो इंसान के अंदर पहले से हैं। ऐसा नहीं कि इंसान इसको सीखता है, चाहे कहीं से खरीद के ला करके बॉडी में अप्लाई कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार इंसान हो जाता है वो अपने पहले से उसमें बॉडी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि द एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, एस्पिरेशंस का मतलब होता है क्या, मान लिया कि हमने, है ना, हमने सोचा कि भाई हमको 99% मार्क्स अचीव करना है। ठीक है, और इसके लिए हमने पूरा 1 साल पूरा जम करके पढ़ाई किया, पूरा 1 साल जम करके पढ़ाई किया। ठीक है, दिन रात एक कर दिया, फिर भी देखा तो भाई 90% मार्क्स आ पाया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि हमने जो एस्पिरेशन सोचा था, हमारे मन में जो एस्पिरेशन था कि हमको इतना लाना था लेकिन नहीं आ पाया, मेहनत हमने जबरदस्त तरीके से किया फिर भी नहीं आ पाया, तो तब इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इंसान के लाइफ में गोल बहुत होता है, ठीक है, उसको इंसान अपना पूरा एफर्ट लगा देता है, झोंक देता है, लेकिन अगर किसी कारण से अगर मान लिए कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, थोड़ा सा मन में उदास तो, थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है, इंसान उदास भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। जिंदगी रहेगी तो हम उसको इसको दोबारा भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर के अपने आप को हम तोड़ देंगे एकदम, है ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो क्या इससे वापस उस चीज को हासिल किया जा सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो चाहिए इंसान को क्या कि चलो ठीक है, एस्पिरेशंस अच्छी बात है, अपने जो गोल हैं, अपने जो लक्ष्य है ना, वो अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई जिंदगी उसके लिए बेकार लगने लग जाए, फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वही कहते हैं कि जब इंसान के जो इंस्पिरेशंस होते हैं, जो गोल, जो लक्ष्य होते हैं, वो जब पूरे नहीं हो पाते हैं, नॉट फुलफिल्ड, तब जाके इंसान के अंदर में क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस। और जब इंसान के साथ ऐसा होता है तो उसके अंदर कौन सी भावना जाग जाती है, उसके अंदर कौन सा सेंस आ जाता है, तो अकेलापन का। क्या हो जाता है, इंसान अपने आप को अकेला कर लेता है, उसके अंदर अकेलापन आ जाता है, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। और यही अकेलापन और यही फ्रस्ट्रेशन के बीच में इंसान एकदम, है ना, कैसे होता है, एकदम टूट टूट कर जीता है, समझिए कि एकदम वो जिंदा लाश हो जाता है फिर वो। ठीक है, चलिए, तो बच्चे यहां से हमने इतना चीज अभी यहां से गेन किया है। ठीक है, अब यहां से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या पूछेगा, यही पूछेगा ना कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में जो थीम है, जो मूल विषय है, वो किस चीज पर है, तो कहिएगा फ्रस्ट्रेशन। ये आपका देखिए यहां पर हो गया VVI। ठीक है, हर चैप्टर का अपना एक थीम होता है ना, तो बस यहां भी क्या दिया गया है, यहां भी दिया गया है फ्रस्ट्रेशन, आपका एक थीम हो गया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं।
यहां देखिए बच्चे, अब यहां से आपका जो पोअम है वो स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी में झड़ रही हैं। बच्चे एग्जाम में हिंदी आपको लिखना ही नहीं है, आप हिंदी के पीछे मत पड़िए, हम आपको हर चीज के यहाँ पर हिंदी करके समझा रहे हैं। बच्चे इतना ही इसको रखिए, एग्जाम में अगर आप हिंदी के भरोसे चलिएगा ना तो फिर वहां पर इंग्लिश वाला वर्ड आपको नजर आएगा। तो मेनली बच्चे आपका फोकस होना चाहिए इस वर्ड पे, तभी आपका ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो बच्चे समझिए, देखिए कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी में झड़ रही हैं। अब कोई अगर पेड़ है, कोई पेड़ है, उसमें अगर पत्ती है तो पत्ती जो है कि वो नीचे झड़ रही है, गिर रही है ना। इसका मतलब वो पत्तियां ऐसे जब हरा होती है तब तो नहीं झड़ती हैं, जब वो पीली पड़ जाती है, हरा के बाद वो उसमें ना उसका रंग कलर चेंज होने लगता है, उसका पीली पड़ती है धीरे धीरे करके, फिर वो जाकर उसका ब्राउन कलर हो जाता है और लास्ट में फिर वो पेड़ से टूट करके नीचे गिर जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि जो हरी हरी पत्तियां सीधे पूरी की पूरी झड़ जाती हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहां पर बच्चे जो लाइन कहा गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हर लाइन के बच्चे कहने के ना दो दो मतलब यहां निकलने वाले हैं, क्योंकि यहां पत्तियों का जो जिक्र है ना वो इंसान के अपने जीवन से इसको रिलेट किया गया है, संबंध बताया गया है। ठीक है कि हमारा जीवन भी उसी पेड़ की पत्ती की तरह होता है। ऐसे थोड़ा समझिएगा, पत्तियां तेजी में झड़ रही, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान तेजी से जो उसका उम्र है ना वो बढ़ रहा है, मतलब इंसान बचपन से जवान होता है, जवान के बाद फिर बुढ़ापा आता है, तो ये तो रुकने का चीज नहीं है। तो वैसे ही कहता है जिस तरह से पत्तियां तेजी में झड़ती जाती हैं, वैसे उसी तेज रफ्तार में इंसान का भी जो जीवन है ना वो बचपन से बुढ़ापा की तरफ चलता जाता है, जो कि रुकने का नाम नहीं है, जो कि रुकने का चीज है ही नहीं है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब देखिए नर्सेस फ्लावर का मतलब क्या बोला बच्चे, नर्सेस एक तरह का पौधा होता है, नर्सेस एक तरह का पौधा होता है। यहां पर ना ये जो नर्सेस है एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ये पौधा है जो क्या करता है कि मान लेते हैं कि देखिए जैसे ये छोटे छोटे फूल है, ठीक है, ये छोटे छोटे फूल खिले हैं ऐसे करके, तो इन छोटे छोटे फूल क्या होते हैं, थोड़ा कमजोर टाइप के होते हैं, इनका है ना बहुत, इनका जो तना होता है बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे फूल के आसपास देखते होंगे ये बड़े बड़े जो होते हैं जो पौधे होते हैं लगे हुए, इस तरह के जो पौधे लगे होते हैं, उन फूलों के आसपास जो होते हैं ना उस फूल को ना बचा करके रखते हैं, उस फूल को बचा करके रखते हैं ताकि वो फूल टूट ना जाए। जैसे हवा आएगा तो हवा में जो घास है ना वो सपोर्ट कर देगा उसको, तो ये जो घास होते हैं, जो यहाँ जो पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, ये फूल को बचा करके रखते हैं। तो कहते हैं कि पत्तियां तेजी में झड़ रही हैं, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और ये जो नर्सेस फ्लावर है, ये जो नर्सेस हैं फूलों को बचाने वाले, आखिर ये कब तक इसका सपोर्ट करते रहेंगे, एक दिन इनका भी टाइम आएगा और ये भी एक दिन क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब यहां पर हुआ नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। लेकिन ये जो पौधे हैं ये भी एक दिन सूख जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। और इससे क्या होगा, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, लेकिन पत्तियां टूट जाए, पौधे कब्र में चले जाए, मतलब पौधे कब्र में जाने का मतलब पौधे भी सूख जाए, लेकिन ये जो प्रैम्स है, ये जो हमारा जीवन है, क्या इससे किसी को फर्क पड़ने वाला है? जरा ध्यान से बच्चे सोचेगा, यहां पर बहुत बड़ी बात यहां कही गई है। हर घर में हर इंसान की मौत होती है ना, इसमें एकदम कड़वी सच्चाई है, इसको कोई इससे भाग नहीं सकता है। तो क्या अगर एक इंसान उस बुढ़ापे तक पहुंचता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं क्या वो भी साथ में चले जाते हैं उनके? नहीं जाते हैं ना। तो वही यहां बच्चे बात कह रही है कि एक किसी का जो उम्र है वो तेजी में आगे बढ़ रहा है, उसको संभालने वाले उसके बाल बच्चे के रूप में ऐसे पौधे हैं। अगर किसी की एज अगर ज्यादा हो गई तो उसको संभालने वाले, उसका दवा दारू इलाज करने वाले आखिर होते हैं ना, कौन? उसके परिवार के लोग। तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो फूल है इसको बचाने वाले बहुत सारे यहाँ पौधे लगे रहते हैं। लेकिन क्या ये सब परमानेंट हैं? क्या नहीं ना, एक के बाद एक को इस दुनिया से जाना है। लेकिन ये जरा सोचिए, क्या लोगों के चले जाने से क्या जिंदगी अपना जो रफ्तार है क्या वो कम कर देगी? क्या वो जिंदगी सब मतलब जो है बाकी लोग वो जीना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, है ना। तो वही यहाँ कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो प्रैम्स है ये ऐसे ही चलता रहता है, ये जो हमारा जीवन है ना ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। जैसे कैसे कोई 3 पहिया गाड़ी होता है, इसको बच्चे बोलते हैं प्रैम बोलते हैं, इसी को प्रैम बोलते हैं। और इस प्रैम को यहां पर हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से इसको क्या किया गया है, यहां पर सिंबलाइज किया गया है। ओके, तो मतलब कितना अच्छा ये कविता लिखा गया है ना ये राइटर के द्वारा, कि मतलब लिख रहे हैं पौधे पत्तियों के बारे में, लेकिन रिलेट कर रहा है हमारे अपने देखिए लाइफ से, है ना। कितना बेहतरीन तरीके से उसको लिखा गया है। चलिए बच्चे अब यहां देखिए, तो यहां फिर समझाते हैं आपको हम कि पत्तियां तेजी में झड़ रही हैं, ओके, और फूलों को जो सपोर्ट करते हैं, जो सहायता करते हैं, जो नर्सेस जो पौधे होते हैं ना, वो भी अंत तक नहीं टिक पाएंगे।
वो भी एक दिन कब्र में चले जाएंगे, वो भी सूख जाएंगे, लेकिन इन सब से किसी का जीवन रुकेगा नहीं, बल्कि जीवन चलता ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये जो अभी फूल आपको सुंदर सा खिला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बचाने वाले जो प्लांट्स हैं, जो नर्सेज हैं, ये भी सूख जाएंगे, इनके बाद इनका भी नंबर आएगा। और इससे क्या होगा? क्या इन तीनों के चारों के फूल सूखने से क्या पूरा बगीचा सूख जाएगा? नहीं भाई, फिर एक नए जीवन की शुरुआत होगी वहां से। तो ये राइटर ने कहा है कि किसी के आने से, किसी के जाने से किसी का जीवन रुकता नहीं है, बल्कि जीने के थोड़े मायने बदल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जीवन रुकता नहीं यहां पर है। ठीक है, और किसी के चलते जीवन भाई जब रुकता ही नहीं है, तो इसका मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि जिंदगी जीने का नाम है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे कहते हैं, देखिए हम यहाँ बच्चे जो बड़ा मोटिवेशन भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर मोटिवेशन भरा हुआ है, ये यहाँ बड़ा अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं। ये देखिए क्या मोटिवेशन यहाँ पर है। ये कहते हैं विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, वैसे इंसान जो ये सोच ले, देखिए एक होता है जानना और एक होता है मान लेना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी पल किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। कोई नहीं कह सकता कि कोई इंसान भाई कब यहां पर है, कब यहां से चला जाएगा, है ना। अक्सर देखते हुए रोड पर इंसान चल रहा है, अचानक से उसका देख रहे हैं कि भाई गाड़ी पलट गई, इंसान की स्पॉट डेथ हो जाती है वहीं पर अचानक से। अब उसने कितना सारा प्लानिंग बना रखा होगा अपने लाइफ में आगे कुछ करने के लिए, और अचानक से देखा इंसान यहां से दुनिया से चला गया। तो जानते सब हैं, सब जानते हैं कि मौत आनी तय है, मतलब किसी भी पल मौत आ सकती है। मतलब कहने ये चाहते हैं कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये इंसान है, तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में यमदूत घूमते ही रहते हैं एनी टाइम। हमारे आसपास यमदूत एनी टाइम होते हैं, कभी भी हमको यहां से लेके जा सकते हैं। ओके, ये राइटर कहना चाहते हैं कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ओके, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। लेकिन अगर इंसान इस बात को जानता है कि हमारे इर्द गिर्द एनी टाइम यमदूत घूमते रहते हैं, तो क्या करें? हम जीवन जीना बंद कर दें? हाँ, खाना पीना त्याग देंगे भाई, अब तो भाई हमको मरना है, एक दिन तो हमको मरना है, तो क्यों इतना हम कपड़ा ब्रांडेड पहने, क्यों हम इतना पढ़ाई लिखाई करें, क्यों अपने गोल के पीछे भागे हम, हाँ क्यों इतने लाइफ स्टाइल में इतना जिए हम, क्यों ऐसो आराम जिंदगी जिए? नहीं जीते हैं ना, मरना तो है ही। ये तो वही बात हो गई फिर ना, कि मरने से पहले कफन तैयार कर लिया खुद का। ऐसा थोड़ी है, जीवन जीने का नाम है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में ही। तो जो इंसान अगर ये सोच ले अगर अपने आप को कि भाई एनी टाइम तो यमदूत घूम ही रहा है, क्यों इतना हम लाइफ को आगे इतना जी रहे हैं, तो वैसे इंसान का क्या होगा? वैसे इंसान का प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट, तो उसका वास्तविक जो खुशी है ना वो चला जाएगा। जो वास्तविक जो खुशी है ना वो चली जाएगी, जो डिलाइट है, जो खुशी है, वो उसके जीवन से चली जाएगी। अरे ठीक है, मरना तो तय है, सबको ऊपर जाना है, लेकिन जब तक है तब तक अच्छे से जी लेते हैं। अब ऐसे उदास होकर के अगर जिएंगे ये जान करके भाई कि यमदूत तो एनी टाइम हमारे पास है, क्यों इतना प्लानिंग करेंगे हम, है ना, जब एक दिन यहां से जाना ही है। तो जो लोग ऐसा सोचेंगे ना, अगर जो लोग इस हिसाब से सोचेंगे, तो वो वास्तविक खुशियों से अपना मुंह मोड़ लेंगे। वो ओके, वो वास्तविक खुशियों से अपना मुंह मोड़ लेंगे वो। ओके, यहां देखिए बच्चे, यमदूत बोलने का मतलब यहां पर आपको ऐसे समझाया जा रहा है, हम तो यहां पर पिक्चर आपको लगा दें समझाने के लिए ना, कि सबको जानता है कि मौत आनी सबको तय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन जीना छोड़ देंगे हम, है ना। जो अभी सामने हमारी खुशी हमको मिलने वाली है, उसको हम भाई उतना उदास हो गए क्यों, उसको एंजॉय करें हम, है ना। अब कोई किसी चीज को एंजॉय करने के लिए उदास होकर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, जबकि जानते हैं कि मौत आनी तय है, फिर भी अपने जीवन को हमको कैसे जीना है, एकदम बढ़िया तरीके से जीना है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, जब जाना होगा तब चले जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक भाई एंजॉय करेंगे अच्छे से हम, है ना। ठीक है बच्चे, अब यहां देखिए, तो जो ऐसा सोचेगा वो अपनी वास्तविक खुशियों से मुंह मोड़ लेगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, क्यों कहते हैं कि जब एक दिन मौत आएगी, जब तक जिंदा हो तब तक अपने हाथ पैर चला लो, अपने हाथ पैर चला लो, क्योंकि एक दिन जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी ना, जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो जो तुम्हारा डेड बॉडी पड़ा रहेगा ना यहाँ पर धरती पर, जब तुम्हारे हाथ, जो तुम्हारे एक्टिव हैंड्स हैं, अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तो उसको अच्छे से यूज कर लो, क्योंकि जब मौत आएगी ना तो वो फ्रीज हो जाएगी, वो जम जाएगी, सुन्न हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक उंगली तो हिला ही नहीं सकते हैं आप मरने के बाद। तो वही कहता है कि जब तक आपके हैंड्स एक्टिव हैं, एकदम चालू हैं, मतलब आप जिंदा हैं, ये कहने का मतलब है, तब तक आप जिंदगी को एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए लाइफ में। ऐसे डिप्रेशन का शिकार होकर मत हो जाइए, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, तब तक आप एंजॉय कीजिए, ठीक है, काम कीजिए अपना, क्योंकि मरने के बाद तो फिर वही हाथ पैर क्या हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। ओके, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, है ना, और क्या होंगे, जो पैर हैं क्या हो जाएंगे, वो सिकुड़ हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, पूरा बॉडी सिकुड़ जाएगा आपका, मतलब एक उंगली भी आपका टच से मस नहीं हो सकता है मरने के बाद। तो जब तक जिंदा है तब तक अपने हाथ पैर को अच्छे से चलाइए, लाइफ में आगे बढ़िए, है ना। ये मान के मत चलिए कि भाई हमारी मौत किसी भी टाइम हो सकती है, ये तो सब जानता है, लेकिन इसको सोच करके अपना काम करना मत छोड़ दीजिए, ठीक है। वही बच्चे कहते हैं से नो टू डिप्रेशन, क्या कहेंगे, से नो टू डिप्रेशन, डिप्रेशन को सीधे नो बोल देना है, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेशन को नो बोल देना है, क्योंकि एक गोल ना अचीव कर पाने के कारण हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, लाइफ में और भी आगे गोल आएंगे, नए नए गोल आएंगे, उनके पीछे भागेंगे फिर, है ना, उनको अचीव करेंगे, ठीक है। तो बच्चे डिप्रेशन को बाय बाय, ठीक है ना, डिप्रेशन को बाय बाय कर देना है, और लाइफ को एकदम सीधे वेलकम कर देना है। नेक्स्ट वन,
डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, और जब आपकी मौत हो जाएगी, जब आपकी मौत हो जाएगी, जब कोई इंसान की जब डेथ हो जाती है, इन हंड्रेड्स एट द बैक, उसके पीछे पीछे एक कारवां चलता है। हंड्रेड्स मतलब बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं ना। क्या करेंगे लोग, जब इंसान की डेथ हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, है ना। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और क्या करेंगे, उस वुडन ट्रैक को फॉलो करेंगे। वुडन ट्रैक का मतलब जो अर्थी होता है ना, अर्थी, जिसपे इंसान, है ना, लेट करके जाता है, कहां, सीधे कहां जाता है, घाट पर जाता है वो, ठीक है, या कब्रिस्तान जाता है। तो लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसके वुडन ट्रैक को फॉलो करेंगे। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। ओके, यहां पर कहा गया है कि जो लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, अपने आर्म्स को, मतलब अपने हाथ को ऐसे उठाते चलेंगे कि हाँ फलाना आदमी अच्छा था, फलाना आदमी अच्छा था, ये कहते लोग चलेंगे, समझ गए। तो वो उनका जो प्यार है वो कैसा प्यार दिखेगा, इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव मतलब वो एक दिखावा का प्यार होगा, वो एक दिखावा वाला प्यार होगा, समझ गए। उसके बाद फिर आप की डेथ खत्म, वहां पर फ्यूनरल खत्म हो गया, लोग अपने 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 घर चले आएंगे। तो मतलब जरा समझिएगा कि अगर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए और उसमें से आप बाहर नहीं निकल पाए, और अगर उस इंसान की डेथ हो गई डिप्रेशन में, चाहे किसी भी अगर चीज से, अगर, है ना, अपनी लाइफ को उसने बर्बाद कर लिया, तो लोग क्या करेंगे, लोग आपको बस वहां तक पहुंचा देंगे, लोग आपके साथ ऊपर थोड़ी चले जाएंगे। बाकी उसके बाद देखिएगा 2 दिन 4 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल, उसके बाद लोगों की लाइफ वैसे ही फिर सिंपल हो जाएगी, है ना, लोगों की लाइफ वैसे ही सिंपल हो जाएगी। लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, समझ गए, कहां तक, वहां तक जाएंगे, घाट तक जाएंगे, लेकिन उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग भी ऊपर चले जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारी लाइफ है उसको एंजॉय करते हैं, समझ गए। जब किसी के जाने से सब लोग नहीं चले जाएंगे, तो हम भाई किसी एक के कह देने से, चाहे किसी एक के हम हर्ट कर देने से हम अपने लाइफ को वेस्ट क्यों करें आखिर, है ना। तो बच्चे यहां पर कहा गया है कि जो भी लोग हैं जो आपके पीछे पीछे चलते हैं, है ना, उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं, जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो वो उनके साथ बस वहीं तक उनका रिश्ता है, उनके साथ वो भी ऊपर नहीं चले जाएंगे। ओके, तो वो एकदम अपने हाथ को ऐसे उठा उठा के चलेंगे, है ना, लेकिन अपने आप को वहीं पर क्या करेंगे वो, है ना, क्या करेंगे वो, फटकार भी लगाएंगे। वो फटकार क्या लगाएंगे, फटकार ये लगाएंगे कि भाई जो भी इंसान था, अगर डिप्रेशन का शिकार होकर अपने आप को, उसने लाइफ को बर्बाद कर लिया, तो वो मरने के बाद भी आपको ना आपके बारे में अच्छा नहीं कहेंगे, मतलब खराब ही कहेंगे वो, समझ गए ना। उस टाइम अच्छा कहेंगे क्योंकि उनको दिखाना है कैसा, तो फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव दिखाना है, उनको झूठा प्यार दिखाना है इसलिए। लेकिन बाद में जब उनको पता चलेगा ना कि हाँ कि आपकी जो मौत है ना वो डिप्रेशन के कारण हुई, चाहे इस कारण से हुई, तो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं कहेंगे वो। ओके, आगे कहते हैं, अब देखिए, एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, एक घर है, एक फैमिली है। इस फैमिली में सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे जो घर का जो तुम चहेता आदमी है, मान लो उसका बेटा है, वो कोई गोल को सोचा था, उसने अपना एफर्ट लगाया, लेकिन उससे हो नहीं पाया, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, अपने परिवार से बातचीत करना बंद कर दिया, बताना बंद कर दिया मेरे साथ क्या चल रहा है ना, क्या गोइंग थ्रू हो रहा है। तो वो अपने आप को क्या कर लिया, एकदम अलोन कर लिया, क्या कर लिया, अलोन कर लिया, अकेला कर लिया। अभी ये जो लड़का इस घर का पूरा चहेता है, सब लोग इसको प्यार करते हैं, सब लोग, समझ गए। बहुत लोग इससे पूछ रहे हैं, घर परिवार पूछ रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब पूछ, लेकिन ये किसी को बता नहीं रहा, ये अलोन हो गया, अपने आप को कर लिया और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। अब जब पूरा घर इससे प्यार करता है, इसको मानता है, समझ गए, एक बार अगर बोल दे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सारे परिवार वाले लोग इसको कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में होते रहता है, लोग इसको मोटिवेशन भी देंगे, लेकिन ये बताया नहीं, ठीक है। और ये डिप्रेशन में आता था, इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई। अब तो इस परिवार पे एक दूसरा जो परिवार है, चाहे जो बाहर के लोग जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, है ना, जो बाहर के लोग हैं, वो कब से नजर गड़ाए हुए हैं कि कब इस घर का ये जो मेन लड़का है ये घर से हटे और हम इस घर पे अटैक कर दें, क्या कर दें, अटैक कर दें। तो हो सकता है कि आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए, ये आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन बहुत लोग इस फिराक में रहते हैं कि जैसे ही उस घर का जो चिराग है वहां से हटे और कब हम उसके घर पे अटैक कर दें। तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ प्यारी ना हो, लेकिन आप एक बार ये सोच के देखिए कि आपकी लाइफ सिर्फ नहीं है, आपसे रिलेटेड बहुत लोग हैं यहां पर जो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं। किसी एक गोल के चलते, किसी एक एस्पिरेशन के चलते हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिए, इसका मतलब हमने सिर्फ खुद की लाइफ बर्बाद नहीं करी, हमसे जितने लोग रिलेटेड थे उस सब की लाइफ हमने बर्बाद कर दी। यहां पर बात ये भी आती है, ओके, भले ही लोग आपके साथ ऊपर नहीं चले जाएंगे, लेकिन वो आपके बिना ना टूट जाएंगे। तो कभी लाइफ में ऐसा कुछ अगर आपके लाइफ में ऐसा हो कि आपने बहुत बड़ा गोल सेटअप किया लेकिन आपसे अचीव नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं है ना, फैमिली को बताइए, सबसे पहले किसी से शेयर मत कीजिए, अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। वो देखिएगा, वो ऐसा थोड़ी बोलेंगे, हाँ डांटेंगे, गुस्साएंगे भाई कि क्यों नहीं हो पाया, चाहे, लेकिन बस वहीं तक, उसके बाद क्या, फिर कहेंगे चलो भाई नया गोल अचीव करते हैं फिर से। तो आपको ऐसा कभी लगता है कि हमारे फैमिली हमको मोटिवेट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी एक बार खुल के बता के तो देखिए,
समझ गए? हाँ, उनका प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। समझ गए? तो यही होता है इसमें, यही जंगल में भी होता है। देखिए क्या होता है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। ऐसे ही अगर जंगल की सारी अगर पूरा जंगल अगर लीफलेस हो जाए, अगर पूरा जो जंगल है अगर वो बिना पत्ती का हो जाए, सारी पत्तियां अगर झड़ जाएं एक दूसरे को देखते हुए, जरा सोच के जा देखिए, अगर एक पेड़ से सारी पत्ती गिर रहे हैं तो देखा देखी सारी पत्तियां मान लो अगर गिर गई, मान लो गिर गई, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा जंगल क्या हो जाएगा, बिना पत्ती का हो जाएगा। और उस बिना पत्ती वाले जंगल में तो ये जो ट्रॉल्स होते हैं, ट्रॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रॉल्स एक स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है ना, तो वहां पर ट्रॉल्स जो वर्ड होता है ना, एक अगली क्रीचर का नाम होता है। ट्रॉल्स का मतलब होता है अगली क्रीचर, इसको बोलते हैं ट्रॉल, ठीक है, इसको ट्रॉल्स कहते हैं। इसको बोलते हैं अगली क्रीचर, एक बदसूरत सा प्राणी, अगली क्रीचर, अगली क्रीचर कहते हैं इसको, एक बदसूरत सा प्राणी होता है। तो जब जंगल पूरा एकदम बिना पत्ती का हो जाएगा तो बाकी जो जानवर है वो कहां छिपेंगे। अभी जब जंगल में पत्तियां होती है, जंगल में जब ढेर सारी पत्तियां रहेंगी तो घना जंगल दिखेगा, उससे जानवर अपना अपना घर बनाते हैं, उसमें पक्षियां उस पर आकर के अपना घोंसला बनाती हैं। तो जब पत्ती ही नहीं रहेगा तो भाई वो घोंसला बनेगा कहां, और बाकी जो शाकाहारी जानवर वो कहां जाके छुपेंगे, अगर घास पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तब, है ना। तो फिर क्या होगा, ट्रॉल्स को सामने भाई जो भी शाकाहारी जानवर दिखाई देगा उन सबको कच्चा चबा जाएगा। ये ऐसे जंगल है घना तो लोग अपने आप को वहां पर बचा लेते हैं, छिपा लेते हैं, है ना। तो बच्चे वैसे ही होता है हमारे लाइफ में भी, जैसे ही घर का कोई चिराग अगर, है ना, घर से चला जाता है तो बाकी जो बाहर के लोग होते हैं वो ट्रॉल्स की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसे ट्रॉल्स की तरह होते हैं। वो फिराक में लगे रहते हैं कि कब इसके घर का ये चिराग यहां से हटे, है ना, बस हम वो घर पे जाके अटैक करें। तो हमारे अपने लाइफ में भी ट्रॉल्स लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रॉल्स की तरह होते हैं, समझ गए। तो नहीं चाहिए कि भाई कि हम अपने घर को बर्बाद करें। तो जब पूरा जंगल बिना पत्ती का हो जाएगा तो ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, तो ये जो ट्रॉल्स हैं एकदम भागते रहेंगे इधर उधर, खोजते रहेंगे अपने खाना को, और खाना उनको मिल भी जाएगा, क्योंकि आप अपने घर के सबसे चहेते इंसान थे। जब यहां पर अगर वो इंसान ही नहीं रहेगा तो भाई बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग कितना देर तक बाहर वाले से लड़ेंगे, है ना। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और क्या हो जाएगा, जब जंगल बिना पत्ती का हो जाएगा तो ट्रॉल्स तो घूमते नजर आएंगे ही, साथ ही साथ ये जो नाइटिंगेल जो चिड़िया है, जो बुलबुल चिड़िया है, ये गूंगी हो जाएंगी, ये गूंगी हो जाएगी, ठीक है। ये गाना कहां गाएगी, तो भाई नाइटिंगेल जो चिड़िया गाना गाती है कैसे गाती है, कब गाती है, जब जंगल हरा भरा दिखता है तब। वो शहर में कभी गाना गाती है नहीं, क्योंकि शहर में जंगल नहीं होता है। तो जब जहां पर हरे भरे पेड़ होते हैं वहीं पर नाइटिंगेल गाना गाती है। अब इसका अपने लाइफ से कैसे रिलेट करें, क्योंकि देखिए अगर हमारे घर का यहाँ चिराग यहां से चला गया तो घर में क्या लगता है, संगीत बजेगा, नहीं बजेगा ना, सब लोग गूंगे हो जाएंगे यहाँ पर, समझ गए। जो पहले जैसी बात थी वैसी बात अब नहीं रह पाएगी। तो वैसे ही यहां भी कहा गया है कि जब जंगल बिना पत्ती का हो जाएगा तो भाई वो बुलबुल चिड़िया कहां संगीत करेगी, कहां संगीत गाएगी, है ना। तो यहां देखिए बच्चे, लाइफ में कुछ भी हो जाए, मतलब लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी परेशान क्यों ना कर दे, एकदम अति का अंत कर दे आपके साथ में, फिर भी ना तो फ्रस्ट्रेशन में जाना है ना डिप्रेशन में जाना है, समझ गए। सबसे पहली सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दीजिए। एक वही इंसान होते हैं ना घर में, बाकी भी मेंबर्स होते हैं, जब आप बताओगे ना पेरेंट्स से ना, तो सब लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाएंगे। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं हमारे फैमिली हमको प्यार नहीं करती, एक बार कम से कम बैठ के देखिए, कभी बात करके देखिए एक बार, बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। ओके, आगे कहते हैं, देखिए इंसान के लाइफ में क्या आता है ना, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं। देखिए यहां देखिए, जब इंसान ठंड के महीने में है ना घर से निकलता है ना, तो ढेर सारा कुहासा रहता है, ढेर सारा कुहासा, वहां पर फॉग ढेर सारा रहता है ना, ठंड के महीने में कभी देखिएगा तो, है ना। तो घर से बाहर निकलने में भाई सारा जगह कुहासा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं, तीसरा कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, सामने रास्ता खुलता जाता है। तो जरा सोचिए, उस कुहासा से भी हमने बहुत कुछ सीख लिया। ठंड के मौसम में भी हमको ये मोटिवेशन देके गया ठंड का मौसम, कि भाई लाइफ में चाहे कितना भी कुहासा आ जाए ना, बस एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, कुहासा आगे हटता जाएगा, समझ गए। तो लोग उस कुहासा को क्या समझ गए भाई कि ये तो फ्रस्ट्रेशन है, ये तो डिप्रेशन हो गया, फिर आगे रास्ता नहीं दिख रहा है। लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा जब आपको बहुत बार रास्ता नहीं दिखाई देगा कि अब क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लेकिन बस जस्ट टेक वन स्टेप, जस्ट टेक अ स्टेप, एक कदम आगे बढ़ाइए, दूसरा कदम बढ़ाइए, फिर ऐसे बढ़ाते जाइए, एक पर एक कदम लेते जाइए, देखिएगा सामने रास्ता आपको खुलता दिखाई देगा। ओके, तो कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे बहुत ठंड है, मतलब कुहासा है, फिर भी ये नहीं किसी ने बोला कि भाई तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ाओ। अब डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पैर पीछे खींच करके घर में वापस चले जाते हैं या फिर कुहासे को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, आप इस पहाड़ को भी, है ना, फ्रस्ट्रेशन मान सकते हैं कि भाई चल रहे हैं सामने, कुहासा से हटे तो सामने बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया, अब आगे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है,
आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। तो भाई क्या करेंगे, लोग इस पहाड़ को क्या मान लेते हैं, है ना, डिमोटिवेशन मान लेते हैं, मतलब एकदम बेकार मानते हैं, इसको बेकार मानते हैं। लेकिन जरा देखिएगा, कभी कभी ना जो चीज नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी छुपी होती है, खाली देखने का नजरिया होना चाहिए। अब किसी को ये पहाड़ क्या लगेगा, एकदम बेकार सा चीज लगेगा, भाई इतना बड़ा पहाड़ है, चढ़ के जाना पड़ेगा उस पर। लेकिन जरा देखिएगा, नजरिया जरा देखिए इंसान का, कि उसी पहाड़ का, है ना, उस पहाड़ के उसका जो पहाड़ का जो प्यारा सा जो माथा है, जो ऊपर जो है ना, वहां से एक सफेद कलर का एक झरना बह रहा है, एक सफेद कलर का एक झरना बह रहा है, जो कि लोगों के लिए एक दुआ का काम करता है ना, एक अच्छी चीज का काम करता है, कि जो भी वहां से यात्री, जो भी राहगीर वहां से गुजरेंगे, जब वो अंतिम डिस्ट्रेस में रहेंगे, एकदम मतलब कि बहुत ज्यादा हताश रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो क्या करेंगे, उसी पहाड़ के झरने से अपनी प्यास को बुझाएंगे। तो ये बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को क्या देखते हैं। लोगों ने पहाड़ देखा, लोगों ने उस झरने को भी देखा, तो पहाड़ नेगेटिव लग सकता है, लेकिन वो झरना वो तो पॉजिटिव उसमें से है। तो जब कहते हैं कि जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, समझ गए, तो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हों, ऐसा भी नहीं होता है। कहते हैं ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो भाई दूसरा खोल देता है, खाली बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रास्ता मिल जाता है। ओके चलिए, तो बच्चे याद रखिएगा कि बहुत जगह जहां पर आपको नेगेटिविटी दिखाई दे, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला स्कैनर लगा लीजिएगा यहां पर और स्कैन कीजिएगा, देखिएगा आसपास ही आपको दिख जाएगा। ओके तो बच्चे लिखा हुआ है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, मतलब आगे बहुत बड़ा क्या है, कुहासा है, रास्ता बंद है, लेकिन भाई जस्ट टेक अ स्टेप, एक कदम आगे बढ़ाइए, रास्ता आपको खुलता दिखाई देगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बस इतना ही लिखा हुआ, आप इतना आगे कैसे बोल दिए। तो देखिए बच्चे, कवि जो होते हैं वो अपनी सारी बात को लाइन बाय लाइन लिखते नहीं है, कुछ काम जो होता है ना वो हम लोग पर भी छोड़ देते हैं, आधा लिखते हैं आधा हम लोग पर छोड़ देते हैं, समझ जाइए, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे, जो भी अब आपके मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चंस पूछा जाए इस चैप्टर में से, तो देखिए क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछेगा ना कि यहां से माउंटेन से जो वाटरफॉल है वो कौन से कलर का है, तो व्हाइट कलर का है, जैसा कि होता है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, जो ट्रेवलर्स हैं वो उनका ना अंतिम पड़ाव होता है, क्या होता है, लास्ट डिस्ट्रेस। जब अंतिम पड़ाव उनको मिल जाता है, वो पहाड़ सामने दिख जाता है, तो वहां से उसी पहाड़ से वो उसके झरने से अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, है ना। तो देखिए जो बच्चे मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव होता है पोम से कहां से पूछेगा, अंदर से पूछेगा कि कौन डम हो गई है, कौन गूंगी हो गई है, तो कहिएगा नाइटिंगेल हो गई है, जो बुलबुल चिड़िया है वो गूंगी हो जाती है। कहेगा कौन खाने के लिए इधर उधर भागता फिरता है, तो कहिएगा ट्रॉल्स, क्या कहिएगा, ट्रॉल्स कहिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आगे मान लीजिए यहां पर ये है ना कि पीछे पीछे कौन चलने वाले हैं, भाई तो 100 चलने वाले, मतलब ढेर सारे लोग चलने वाले हैं, किसको फॉलो करता है, तो भाई वुडन ट्रैक को फॉलो करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे जहां से बनाने का मन आप वहां से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो बच्चे इस चैप्टर का ये हो गया एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या समझाया हमको, लास्ट तक हमको यही समझाया कि फ्रस्ट्रेशन इंसान में होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है, लेकिन उसमें अपने आप को डुबा नहीं देना चाहिए, ये आप कह सकते हैं। ओके हाँ, अब बच्चे इस चैप्टर से आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, जैसा कि हमेशा कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले सब्जेक्टिव जरूर से पढ़िए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। यहां देखिए कहते हैं व्हाट डज द पोएट मीन, ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब ये जो टाइटल है या फिर आप इस लाइन को कह सकते हैं, इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कवि का, तो द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं कि द पीपल आर गेटिंग ओल्ड। इस लाइन का बोलने का मतलब क्या हुआ कि लोग तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे बुढ़ापे के बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं किसकी तरफ, द ग्रेव, मतलब मौत की तरफ, ठीक है। बिकॉज दे कंप्लीटेड देयर जर्नी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो यात्रा है, जीवन वाली जो यात्रा है ना, उन्होंने पूरी कर ली है। तो भाई जब जीवन की यात्रा पूरी हो गई तो इस दुनिया में आए, उनको जीवन मिला, तो जीवन एक यात्रा के बराबर है, और उसको जीवन को क्या है, वो एक यात्री हैं, क्या है वो एक यात्री हैं, जीवन रूपी यात्रा के जो लोग हैं वो यात्री हैं। अब उनका बुढ़ापा आ चुका है, इसका मतलब उनकी यात्रा पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब वो कहां चलेंगे, अब सीधे वो मौत की तरफ बढ़ेंगे, वो मतलब अपने अंत तक बढ़ेंगे वो। तो इसी लाइन को ऐसे कहा गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब राइटर ने उस लाइफ को यहां पर पत्तियों से कंपैरिजन कर दिया है, ठीक है। आगे कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिस फ्लावर, यहां नर्सिस फ्लावर का मतलब क्या है, इस वर्ड को अभी पोएम में यूज किया गया था। तो नर्सिस फ्लावर्स मींस, नर्सिस फ्लावर का मतलब इस कविता में क्या है, वो उस पौधे से है
नर्सरी फ्लावर मतलब क्या, वो पौधा विच आर प्लांटेड, जिसको रोपा जाता है, अराउंड मतलब चारों ओर, है ना, किसके चारों ओर, द मेन प्लांट, जो मेन पौधा होता है उसके इर्द गिर्द कुछ पौधों को रोप दिया जाता है ताकि वो जो बीच में जो पौधा है वो उसकी जान बची रहे, ठीक है। टू सपोर्ट इट एज अ बेस, मतलब आधार के तौर पे, उसको सपोर्ट के तौर पे उस पौधे को लगाया जाता है चारों ओर, ताकि जो कुछ भी अगर कीड़ा मकोड़ा लगे तो उसमें लग जाए, आंधी तूफान आए तो भाई उस पेड़ उसको संभाल ले, जो बीच में पौधा है तब तक वो क्या होता है, वो सुरक्षित रह जाता है वो, ठीक है। इसी को बोला गया नर्सेस फ्लावर्स। नंबर 3, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल, कहता है इंसानी जो जीवन है, हम इंसान की जो जीवन है वो इतना माइजरेबल कैसे हो जाता है, इतना मतलब दयनीय कैसे हो जाता है, इतना दुखदाई कैसे हो जाता है, इतना दुखदाई कैसे हो जाता है आखिर, है ना। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। अब इसके पीछे भाई तो बहुत सारे रीजन है। आपको इंसान सोच ले कि हमको मरना तय है, तो भाई इतना तैयारी हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ लिख रहे हैं, क्यों कॉलेज जा रहे हैं, है ना, बस बैठ जाते हैं चुपचाप, मौत तो आनी तय है। तो ऐसे थोड़ी जीवन चलता है। तो इंसान अपने लाइफ को दुखदाई खुद ही बना लेता है, खुद ही बना लेता है, समझ गए। यहाँ देखिए इसके पीछे कहते हैं ढेर सारे रीजन है। इंसान का जो जीवन दुखदाई हो जाता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। जरा बच्चे ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा गया है। जैसे कि सच एज, जैसे कि कंपेयरिंग वन सेल्फ टू अदर। सबसे पहले तो स्टॉप कंपैरिजन, तुलना करना बंद कीजिए खुद का, समझ गए। आप दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप यूनिक पीस हैं, इस बात को मान लीजिए कि आप यूनिक पीस हैं अपने आप में, समझ गए। अब मछली तुलना कर ले अगर चिड़िया से तो पॉसिबल है, हाँ? चिड़िया उड़ सकती है लेकिन तैर नहीं सकती है, वैसे ही मछली उड़ नहीं सकती लेकिन तैर सकती है। कोई कहे मछली बोल दे कि हम तुमसे ज्यादा अच्छा है, और चिड़िया बोल दे नहीं तुमसे ज्यादा अच्छा है, हम तो उड़ सकते हैं, तो मछली बोला कि हम तैर सकते हैं अंदर तक, तो कोई तुलना है नहीं ना। तो वैसे ही बच्चे कोई कंपैरिजन नहीं, खुद की तुलना कभी किसी से नहीं करनी है। दुनिया का सबसे बड़ा, एकदम सबसे बड़ा अपराध है ये, खुद की तुलना दूसरों से करना। आप जो हैं, जैसे हैं, एकदम बेहतरीन है, एकदम आप यूनिक हैं। और अगर यकीन ना हो ना तो अपना अपना आधार कार्ड उठा के देख लीजिए, समझ गए। कहीं पे आप देखते हैं, हर मोबाइल में देखते हैं, लगाते हैं क्या, लगाते हैं थंब इंप्रेशन लगाते हैं ना अंगूठा वाला। इससे किसी दूसरे से खुलता है क्या? दूसरे से नहीं खुलता है, आप ही के अंगूठे के वो सिंबल से खुलता है, वो इंप्रेशन से। इसका मतलब क्या समझे कि आप वाकई यूनिक हैं। अब बात रही भाई किसी का हाइट कम है, कोई बहुत ज्यादा लंबा है लेकिन पतला है, कोई बहुत ज्यादा थोड़ा सा फुल फिगर्ड है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटी है ना, इनसिक्योर फील करना बंद कीजिए कि हम ऐसे हैं चाहे हम वैसे हैं। आईने में देखिए, बहुत आप सुंदर हैं, बहुत बेहतरीन आप हैं अपने आप में, समझ गए। तो तुलना करना बंद कीजिए। जीवन में दुख का बहुत बड़ा कारण ये भी है, लोग तुलना करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ में, हाँ। नॉट बिलीविंग वन सेल्फ, और दूसरा कारण क्या है कि एक तो खुद पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास ही नहीं करते कि हमसे ये काम होगा कि नहीं होगा। अरे एक बार विश्वास करके देखिए ना, काम पक्का होगा। मोर कंप्लेंट्स, और बहुत ज्यादा शिकायतें रखते हैं जीवन से, बहुत ज्यादा शिकायतें रखते हैं अपने लाइफ से। ओहो, पड़ोसी के पापा ने ना उसको आईफोन दिला दिया, हमारे पास तो अभी यही वाला फोन है ना, सिंपल सा फोन दे दिया हमको पापा। आप पड़ोसी का देखिए, उनको तो भाई आईफोन दिला दिया अपने बेटा को। ये मतलब उसके बाद क्या, हमारा बैग फटा हुआ है, अरे किसी के पास बैग भी नहीं है, ये भी देख लिया कीजिए, समझ गए ना। तो मोर कंप्लेंट्स, बहुत ज्यादा शिकायतें रखते हैं अपने जीवन के साथ में। अरे शिकायतें कम रखिए, शिकायत कम कीजिए, क्योंकि बहुतों को जो नहीं मिला है वो आपको मिल रखा है पहले से, समझ गए। तो यहां देखिए, मोर कंप्लेंट्स लेस वर्क, मतलब शिकायत ज्यादा करेंगे और काम कम करेंगे। आप वैसा काम कीजिए, उस मुकाम तक पहुंचिए, फिर आईफोन का जो वर्जन लेना है भाई आप वो लीजिए कमा करके। पिताजी से क्या शिकायतें रखें कि हमको नहीं दिया आईफोन, हाँ? ये मत रखिए, शिकायतें कम काम ज्यादा। अभी पढ़ाई कर लीजिए, टॉपर बन जाइए, अपने आप मिल जाएगा आपको। एक्सपेक्टेशंस टू मच, हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, मतलब उम्मीद जो होता है ना एकदम दूसरे पर जो उम्मीद लगा के रखते हैं ना लोग, ये बहुत बेकार चीज है, समझ गए। ये अलग बात है कि दुनिया उम्मीद पर जीती है, लेकिन ऐसा ना कि अपना पूरा एफर्ट छोड़ दें और खाली दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए, वैसा नहीं। उम्मीद का मतलब क्या कि हमने पूरा एफर्ट अब लगा दिया है, अब उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, तो वो उम्मीद कह सकते हैं, उसको होप कह सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस, ये हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं था, अरे तो जब नहीं था तो उम्मीद किया ही क्यों, खुद पे करना चाहिए था ना। तो बच्चे याद रखिए, मोर कंप्लेंट्स लेस वर्क, ये भी एक कारण है दुखदाई जीवन का। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस टू मच, हद से ज्यादा किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, निर्भर खुद पर रहना है, आत्मनिर्भर, दूसरे से ज्यादा नहीं। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, समझे, etc एटसेट्रा, विच मेक वंस लाइफ माइजरेबल। और यही सब जो चीजें जो किसी के जीवन को क्या करती हैं, दुखदाई बना देती हैं। तो बच्चे सोच लीजिए कि आपको लाइफ में इन सब चीजों से दूरी बना के चलना है, समझ गए ना। मोर वर्क लेस एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा काम करना है, उम्मीद दूसरे पर कम रखना है। ओके, आगे बढ़ते बच्चे लिखा है व्हाट कंडीशंस प्रिवेल इन द वुड्स, मतलब जंगल में कौन कौन सी हालात देखने को मिलती है, कौन कौन सी हालात जंगल की हो जाती, जंगल की हालत कैसी हो जाती है। द वुड आर लीफलेस, इस पोम में कैसा जंगल दिखाया गया, लीफलेस। लीफ मतलब पत्ती, लेस मतलब कम, मतलब पत्ती झड़ गई। तो जंगल कैसा है, एकदम पत्तीहीन हो चुका है,
पत्तियां है नहीं जंगल में। और क्या, नाइटिंगल इज डम, जो बुलबुल चिड़िया जो गाना गाती है वो क्या हो गई है, वो गूंगी हो गई है, समझ गए। एंड नो एंजल इज विजिबल एनीवेयर, और कोई फरिश्ता नहीं है यहां पर, है ना, जो उसको बचा लेगा, क्योंकि जब जंगल की सारी पत्तियां झड़ जाएंगी तो जो भी जंगली जानवर हैं वो सब तो भाई किसी ना किसी को मार के खाते रहेंगे, क्योंकि सब सामने दिखाई देंगे। जब जंगल घना होता है तब ना लोग अपने आप को छिपा लेते हैं घास फूस में, चाहे पेड़ पौधे में। जब जंगल में पत्तियां नहीं भाई तो जंगल घना दिखेगा नहीं। तो ट्रॉल्स लोगों को, बीस्ट लोगों को, जंगली जानवर को, है ना, हर चीज सामने एकदम साफ साफ दिखाई देगा। द ट्रॉल्स आर फाउंड रनिंग, ये जो ट्रॉल्स लोग होते हैं, हमारे जीवन की बात हो चाहे जंगल में जंगली जानवर की बात हो, इधर उधर हमेशा भागते नजर आएंगे। ओके, और सर्जिक फॉर, हमेशा अपना खाना ढूंढते रहेंगे। एवरीथिंग सीम्स टू बी फ्रीजिंग, और हर कुछ वहां पर एकदम जमता हुआ दिखाई देगा, मतलब सुन्न होता हुआ दिखाई देगा, है ना, कोई वहां पर चहल पहल नहीं रहेगा। क्योंकि जंगल में जब छोटे छोटे जानवर होते हैं वही तो चहल पहल करते हैं, चिड़ियां बैठती है, गाना गाती है, चहचहाती, तो उससे पूरा जंगल कैसा दिखता है, पूरा एकदम मस्त एकदम दिखता है, हरा भरा दिखता है पूरा, है ना। तो वैसे ही परिवार में जब कोई इंसान चला जाता है तो पूरा परिवार कैसा दिखता है वो, है ना, पूरा एकदम कैसा दिखेगा, एकदम सुन्न होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे कहते हैं, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लीव्स एंड व्हाट डू द सजेस्ट। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लीव्स, यहां पर जो कवि हैं पत्तियों के बारे में क्या कहते हैं, पत्तियों के बारे में। एंड व्हाट डू दे सजेस्ट, और वो क्या सजेशन देती हैं, वो पत्तियां क्या सुझाव देती हैं, क्या सलाह देती हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि जो पत्तियां हैं वो तेजी में झड़ रही हैं। दे सजेस्ट द स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज, ये तेजी में झड़ती पत्तियां क्या दिखाती हैं कि कितना तेजी में, कितना स्पीड में, है ना, बुढ़ापा आ रहा है, और फिर बुढ़ापे के बाद फिर लोग डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। दे ऑल्सो हिंट, ये पत्तियां ये भी हिंट करती हैं, ये भी संकेत देती हैं इंसानों को कि एट द फ्रस्ट्रेशंस इनहेरेंट ह्यूमन लाइफ, कि जब कोई इंसान पहले हरा भरा दिखता है ना, इंसान हरा भरा दिखने का मतलब बहुत खुश रहना चाहता है, वो खुश रहता भी है। लाइफ में ऐसा कुछ पॉइंट आ जाता है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो डिप्रेशन जाने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे करते करते उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल इन पत्तियों की तरह, समझ गए। तो पत्तियां भी शुरुआत में हरी भरी रहती हैं, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, तेजी में वो अपने, है ना, अपने एंड की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, वो पीला पड़ जाती हैं, ब्राउन पड़ जाती हैं, उसके बाद फिर नीचे टूट कर गिर जाती हैं, और टूट के गिरने के बाद क्या होता है, पेड़ की सारी पत्तियां भी साथ साथ झड़ जाती हैं, नहीं झड़ती ना। तो वैसे ही इंसान अपने आप को खत्म कर लिया, तो सबसे वाहियात काम किया, सबसे बेकार काम किया, उसके चलते पूरा परिवार तो साथ में नहीं चल जाएगा, लेकिन दुख वो दे करके यहां से गया, जो कि बहुत बेकार किया वो। इसलिए कहते हैं कि भाई आपको लगता है कि आपसे लोग प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है, आपसे कनेक्टेड बहुत लोग हैं जो आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस धरती पर रहें, सही सलामत रहें। तो ये जो पत्तियां हैं इंसान के जीवन का क्या दिखाती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन के बारे में सजेशन देती हैं, है ना, कि हमें हताश नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है अपने आप में खुश रहना चाहिए, और सबके लिए ईश्वर ने खाना पानी यहां पर दे रखा है, खाली थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है बस। ओके, अब यहां से बच्चे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए, देखते हैं कि आप कितना सही सही बना पाते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन आता है, विच प्राइज डिड डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन विन। आज के चैप्टर में पढ़ा था कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को कौन सा प्राइज मिला था, इन चार में से कौन सा। नोबेल प्राइज, अर्जुन अवार्ड, है ना, पद्म भूषण और पुलित्जर प्राइज अवार्ड, कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है। तो 1 का सही सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 का सही सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 का आपकी तरफ से आंसर आया है पुलित्जर प्राइज, जो कि बिल्कुल एकदम करेक्ट आपने आंसर दिया है। चलिए भाई, यहां पर आपको 1 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 2, When did W.H. Auden win the Pulitzer Prize Award। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड में ऐसा कि W.H. Auden को पुलित्जर प्राइज अवार्ड मिला तो था, लेकिन कब मिला था, कब मिला था। ओके, कब मिला था बच्चे, वो बता दीजिएगा। तो जैसा कि बच्चे अभी हमने पढ़ाया था आपको कि 1948 में इनको अवार्ड मिला था, पुलित्जर प्राइज अवार्ड। अगर ये पूछ दे कि किस चीज के चलते मिला था, तो बच्चे आगे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, Which types of poet is W.H. Auden। W.H. Auden किस तरह के पोएट हैं, W.H. Auden किस तरह के पोएट हैं। मेटाफिजिकल पोएट हैं, पीपल्स पोएट हैं, विगरस पोएट हैं, या रोमांटिक पोएट हैं। तो देखिए बच्चे, मेटाफिजिकल पोएट तो हमारे जॉन डन साहब थे, है ना, ये तो भाई जॉन डन साहब थे। पीपल्स पोएट कौन थे, ये तो वॉल्ट विटमैन साहब थे। और रोमांटिक पोएट तो भाई आगे आपका चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 4 टू ऑटम, उसके जो राइटर हैं जॉन किट्स, वो एक रोमांटिक पोएट है। तो बचा क्या, नंबर सी, ये एक विगरस पोएट है। नेक्स्ट वन, टू W.H. Auden was पोएट्री। W.H. Auden के लिए पोएट्री क्या था, एक हैप्पी गेम था, एक सैड गेम था, सीरियस गेम था, या ग्रीड गेम था। ग्रीड का मतलब होता है लालच। बच्चे बताइएगा नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया जवाब बच्चे, 4 का ऑप्शन नंबर सी, सीरियस गेम था इनके लिए, बहुत बढ़िया जवाब। नेक्स्ट वन, नंबर 5, He had a passion for word coining and using dash words। ये बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पर लिखा गया है, आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है ये। यहां ही का मतलब W.H. Auden, तो W.H. Auden के लिए, है
है ना। ये जो भी अपनी कविताओं में जो वर्ड्स यूज किया करते थे ना, जो शब्द यूज करते थे, वो कैसे यूज करते थे, तो थोड़ा आर्केइक वर्ड यूज करते थे। आर्केइक, आर्केइक का एक मतलब तो होता है क्या, पुराना, प्राचीन। आर्केइक का मतलब एक तो पुराना प्राचीन होता है, समझ गए बच्चे। दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि ऐसे शब्द जो सीधे एकदम तीर की तरह चुभते हो इंसान को, मतलब जो बोलते हैं ना ये एकदम सीधे चुभता यहां पर आकर लगता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड ये यूज करने में माहिर थे। नेक्स्ट वन, नंबर 6, द एज ऑफ एंग्जाइटी इज द डैश फेज पोएट्री। ये जो द एज ऑफ एंग्जाइटी है, ये कौन से फेज की कविता है, ब्रिटिश वाली है या अमेरिकन वाली है, क्योंकि ये ब्रिटिश पोएट भी है और ये एक अमेरिकन पोएट भी है ना। चलिए बच्चे बताइएगा ये कौन से फेज की कविता है। तो द एज ऑफ एंग्जाइटी बच्चे अमेरिकन फेज वाली कविता है, ये अमेरिकन फेज वाली कविता है। नेक्स्ट वन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज टेकन फ्रॉम। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कविता है, ये इन 4 में से किस में से ली गई है, 3 में से किस में से ली गई है, लीव्स ऑफ ग्रास से, द डांस ऑफ डेथ से, या द एज ऑफ एंग्जाइटी से। अब देखिए लीव्स ऑफ ग्रास तो भाई इनका लिखा हुआ नहीं है, ये तो वॉल्ट विटमैन साहब का लिखा हुआ है, तो उनका लिखा हुआ इनमें कैसे आ जाएगा, यहाँ ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। बाकी द डांस ऑफ डेथ तो भाई लिखा हुआ W.H. ऑडेन का है, लेकिन ये जो कविता है आज की हमारी, वो द एज ऑफ एंग्जाइटी का ही एक टुकड़ा है, ठीक है। इसी में से ये पोएम को लिया गया है। तो 7 का बच्चे ऑप्शन हो गया नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 8, फ्रस्ट्रेशंस कम्स आउट बिकॉज आवर डैश आर नॉट फुलफिल्ड। ये जो हताशा होती है हमारे जीवन में आ जाती है, ये बाहर आती है, अंदर दबी होती है लेकिन ये बाहर आ जाती है। कब बाहर आती है, जब हमारे ऐसे कौन से चीज हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जब हमारे एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो पाते हैं ना, जो हमारे गोल हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तब जाकर के क्या होता है भाई, है ना, तब जाकर के फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है, ठीक है। तो बच्चे एग्जाम में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका सिर्फ पोएम के अंदर से रहे, राइटर से भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 9, एंड द प्रैम्स आर। आप देखिए बच्चे कविता के बीच में से उठा के लिया गया है, कहता है एंड द प्रैम्स आर, ये लाइन इनकम्प्लीट, इसको करा कंप्लीट कीजिए। तो एंड द प्रैम्स, प्रैम्स कौन, वो 3 पहिया गाड़ी, वो 3 पहिया गाड़ी, ठीक है। तो वो 3 पहिया गाड़ी क्या होगी, एंड द प्रैम्स आर रनिंग ऑन, शाइनिंग ऑन, डांसिंग ऑन, रोलिंग ऑन, क्या होगा, ओके। तो द प्रैम्स आर रोलिंग ऑन, है ना, जीवन ऐसे ही आगे चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं है ये। नेक्स्ट वन, नंबर 10, डैश नेबर्स आर लेफ्ट एंड राइट, है ना, ये जो यमदूत हैं वो हमारे लेफ्ट और राइट हैं, कैसे, ट्वेरलिंग नेबर्स, काम नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स, या क्राइंग नेबर्स, ओके। तो इसमें चर्चा बच्चे की गई थी कौन से वर्ड की, हाँ बच्चे हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बच्चे पूछा जाता है, ओके। हाँ तो बच्चे विस्परिंग नेबर्स आर लेफ्ट एंड राइट, बहुत बढ़िया जवाब। नेक्स्ट नंबर 11, हु रन्स स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। इन 4 में से वो कौन है जो एकदम खाने के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं जब जंगल बिना पत्ती का हो जाता है। तो क्रीचर, फॉक्स, वुल्फ, या फिर ट्रॉल्स। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चे आपको ट्रॉल्स वर्ड नजर आया होगा, है ना, ट्रॉल्स। 11 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत जवाब बच्चे, आगे बढ़ते हैं। 12, हुज डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस। अच्छा, वाटरफॉल मतलब झरना, कैसा झरना, भूरे कलर का, सफेद कलर का, ब्लैक कलर का, या ऑरेंज कलर का। अभी तक हमने ऐसा तो देखा नहीं है, लेकिन ये जो झरने का जो कलर है व्हाइट, है ना, ये सब देखे होंगे। तो बच्चे वाटरफॉल कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है वो, ओके। नेक्स्ट वन, 13, द डैश हैज बिकम डम। डम मतलब गूंगी, कौन गूंगा या गूंगी हो गई है, टू सी द लीफलेस ट्रीज। बिना पत्तियों वाले पेड़ को देखकर कौन गूंगी हो चुकी है, स्पैरो, क्रो, नाइटिंगल, या ट्रॉल्स, ओके। अब इसकी चर्चा तो भाई चैप्टर में नहीं की गई है, इनकी और इनकी चर्चा की गई, लेकिन यहां जो गूंगी हो गई वो कौन हो गई है, तो वो नाइटिंगल मतलब बुलबुल जो चिड़िया है वो गूंगी हो गई है। नंबर 14, द ट्रेवलर्स आर वी जस्ट बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। ये जो यात्री हैं, यहां पर जिनको यात्री कहा गया है वो हम ही लोग हैं, हम इंसान लोग। तो वी डैश बीइंग्स, एंजल बीइंग्स, कैनिबल्स बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, या अर्बन बीइंग्स। अर्बन बीइंग्स का मतलब शहर में रहने वाले लोग, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब इंसान लोग, कैनिबल्स का मतलब होता है नरभक्षी, जो इंसान को खाता हो, और एंजल का मतलब होता है फरिश्ता चाहे देवदूत। तो यहां पर बच्चे कहा गया वी ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान लोग ही यात्री माने गए हैं यहां पर। तो 14 का आंसर होगा बच्चे नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं बच्चे। नंबर 15, डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। वो कौन से पर्सन्स हैं जो ट्रेवलर्स हैं, जो यात्री हैं, जो यात्री हैं। तो यात्रा कहां से शुरू होती है, यात्रा कहां से शुरू होती है, तो यात्रा शुरू होती है यंग एज से, यात्रा शुरू होती है यंग एज से, और वो यंग एज से फिर चले जाते हैं ओल्ड की तरफ। तो जो यात्री हैं वो यंग लोग हैं, ठीक है, धीरे धीरे करते करते ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं।
ठीक है बच्चे, याद रखिएगा कि यंग पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, मतलब जो जवान लोग हैं वो भी यात्री हैं, और यात्रा उनकी कंप्लीट हो जाएगी जब वो बूढ़े पड़ जाएंगे। नेक्स्ट वन 16, whose white waterfall could bless travelers in their last, okay, whose white waterfall, उस पहाड़ का सफेद झरना जो कि यात्रियों को, है ना, उसके अंत क्या, अंत डिस्ट्रेस, लास्ट हैप्पीनेस, लास्ट सैडनेस या लास्ट टीयर्स, अंतिम पड़ाव, है ना, अंतिम पड़ाव पे उनकी प्यास बुझा देती है। लास्ट डिस्ट्रेस, बच्चे पोम से लाइन निकाल करके दे दिया आपको इनकम्प्लीट करके, ताकि उसको आप कंप्लीट कर पाए अच्छे वर्ड से। कंटिन्यूटी अमिड्स, कंटिन्यूटी का मतलब निरंतर, है ना, निरंतर। एमिड्स का मतलब होता है के बीच, के बीच। डैश इज द सेक्रेट ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब इंसानी जीवन का जो सबसे पवित्र सच है, जो पवित्र सच्चाई है, जो पवित्र सच्चाई है वो क्या है? कंटिन्यूटी एमिड्स मोर्टेलिटी। बच्चे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकाल कर दिया गया यहां पर, कहते हैं कि मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मरणशीलता। क्या होता है? मरणशीलता। मतलब कि हर इंसान को मरना तय है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये हकीकत जानने के बावजूद भी इसी के बीच में हम लाइफ को निरंतर कंटिन्यू तरीके से जीते रहते हैं। ओके, तो बच्चे मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरणशीलता। सब जानते हैं कि इंसान मॉर्टल होता है, मरणशील होता है, सबको मरना है, लेकिन इसके बीच में भी हम लोग जीवन को ऐसे ही आगे जीते रहते हैं, ये जानते हुए भी, इसको एक्सेप्ट करते हुए भी। ओके, ट्रॉल्स का मतलब होता है बच्चे का एक अगली क्रीचर होता है, एक बदसूरत सा प्राणी बोला गया है, और ये अपने कंट्री का वर्ड नहीं बच्चे, ये स्कैंडिनेवियन भाषा का वर्ड है ये। ओके, ये स्कैंडिनेवियन भाषा का वर्ड है ये। ओके, नहीं बच्चे 15 का ये तो सही आपका है। यंग पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, जो जवान लोग हैं वही लोग क्या हैं? यात्री हैं, ट्रेवलर्स हैं। जब बुढ़ापा तक पहुंचेंगे ना तब जाकर के उनका अंतिम पड़ाव आएगा, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नंबर 18, ट्रॉल इज एन अगली क्रीचर। देखिए बोला ये एक बदसूरत, अगली को बोलते हैं बदसूरत, बदसूरत प्राणी। इन डैश माइथोलॉजी, ट्रॉल इज एन अगली क्रीचर इन डैश माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, पौराणिक कथा। ओके, तो कहां की पौराणिक कथा? तो बच्चे ये स्कैंडिनेवियन देश की पौराणिक कथा में इस ट्रॉल वर्ड की चर्चा की गई थी। यहां हमने आपको बस एक्स्ट्रा जानकारी के चलते बस ये वर्ड दिया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 19, दे सजेस्ट द स्पीडी अराइवल ऑफ डैश एंड डेथ। देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि जो पत्तियां हैं, ये का मतलब क्या? ये जो पत्तियां हैं ये आपको सलाह दे रही हैं कि बहुत तेज गति में क्या आ रहा है, इंसान ओल्ड एज की तरफ जा रहा है और फिर धीरे धीरे मौत की तरफ चला जाएगा। यहां पर बच्चे आपका ओल्ड एज वाला आंसर होगा, वहां पर यंग पर्सन्स हो गया और यहां पर हो गया ओल्ड एज एंड डेथ वाला आपका आंसर हो गया सही, ठीक है। क्या बोला कि तेजी में पत्तियां झड़ती हुई कह रही हैं कि भाई जल्द ही इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा है और फिर धीरे धीरे मौत की तरफ चला जाएगा, ये सजेशन दे रही हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन बच्चे कहता है चैप्टर से, द पोएट एम्फेसाइजेस, ये जो कवि हैं इस बात पे जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, जोर देते हैं कि वन शुड, वन का मतलब जब जब वन का मतलब भाई दुनिया में हर को, मतलब हर किसी को, यहां वन का मतलब क्या हो गया? हर किसी को। शुड नेवर लूज डैश इन लाइफ, मतलब जीवन में कभी, है ना, नहीं हार मानना चाहिए। किस चीज के लिए? तो कभी भी उम्मीद के लिए। होप का मतलब होता है उम्मीद, जो इंसान खुद पे लगा के चलता है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है जो इंसान दूसरों से लगा के चलता है। याद रखना बच्चे, हमें उम्मीद को नहीं खोना है, अपना काम सही से करना है और बस सब अच्छा होगा, इसमें उम्मीद रखना है। ओके, मतलब हमें दूसरों पर पूरा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा देना कि हम कुछ नहीं करेंगे अगला आदमी हमारे लिए सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा यहां नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने हो गए। सबने अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया सबने। प्यार बच्चे मिलते हैं आपको हम कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, इसका नाम है टू ऑटम, चैप्टर नंबर 4, और आपके क्रैश कोर्स का क्लास नंबर भी 4। ओके, तो बच्चे अभी तक जो भी आपको चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं इन सब का रिवीजन अभी आप करते रहिए, क्योंकि बच्चे जैसे ही आपके ये पोइट्री सेक्शन के जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होंगे तो पूरे को मिला करके आपका टेस्ट लिया जाएगा बच्चे। पूरे पोइट्री सेक्शन से एकदम छांट के आपके फिर टेस्ट में क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, वहां फिर आपको आंसर देना है बच्चे। जब तक आपका रिवीजन नहीं रहेगा ना तब तक आपका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है टेस्ट बच्चे आपका चलेगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। हाँ नहीं बच्चे, पहले तो आपका हम टेस्ट लेंगे सबसे पहले पोइट्री सेक्शन का। जब पोइट्री सेक्शन कंप्लीट, जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम 10, तो अगले दिन बच्चे आपका फिर क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। तो अभी से हम कह रहे हैं कि आपको बीच में फिर हम टाइम नहीं देंगे, फिर हम अभी से आप चैप्टर को रिवीजन करते चलिए, क्योंकि आप क्लास में सब चीजें याद हो जा रही हैं, तो बस आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेंगे हम।
ओके तो बच्चे मिलते हैं आपको हम कल की क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी चीजें आज आपने इस चैप्टर से सीखा है कि हमको फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एकदम लाइफ को एंजॉय करते आगे बढ़ना है, ठीक है। और जो कुछ भी लाइफ में हो सबसे पहले अपने फैमिली को बताना जरूर है, ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के